नमस्कार मित्रों, अब आगे 1.4.2 राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में देखते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के काल में राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान एक दूसरे से दूर थे। तो कहा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के काल में राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान एक दूसरे से दूर थे, दोनों अलग अलग थे। प्लेटो ने व्यक्ति में 3 गुणों यथा बुद्धि, साहस और उत्पादन क्षमता का समावेश पाया था। प्लेटो क्या थे? महान दार्शनिक थे जिन्होंने बताया था कि मनुष्य में 3 गुण होता है, जिसमें बुद्धि, साहस और उत्पादन क्षमता होता है। गीता में भी सत, रज और तमस गुणों का उल्लेख है। हमारे भगवत गीता जो है उसमें भी सतगुण, रजगुण और तमस गुणों का भी उल्लेख इसमें भी किया गया है। तो सतगुण क्या होता है? जिसमें सात्विकता हो, और रजगुण यानी जिसमें जो रज का अर्थ होता है इसमें थोड़ा सा उसको क्या बोल सकते हैं, रजगुण का अर्थ इसको हम लोग कामदेव से लगा सकते हैं, जिसमें कामदेव हो। और तीसरा तामस गुण, जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति हो, जो मदिरा पान करता हो, जो शराब का सेवन करता हो, जो मांस खाता हो, मछली खाता हो, यानी जो राक्षसी भोजन हो वो करता हो, वो तमस गुण का उल्लेख है। गुणों के आधार पर ही कर्म बनता है, तो गुण के आधार पर ही हमारा कर्म बनता है। जैसा हमारे अंदर गुण रहेगा वैसा ही हम लोग कर्म करेंगे। राजनीतिक कर्म भी। हॉब्स, लॉक, रूसो ने मानवीय प्रकृति की कल्पनात्मक प्रस्तुति की और बेथम मिल ग्रीन ने आदर्शात्मक प्रकृति की। पहली बार 1873 में बेजहॉट ने शुद्ध मनोवैज्ञानिक सूत्रों के आधार पर राजनीतिक मुद्दों का वर्णन किया। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सूत्रों के आधार पर राजनीतिक मुद्दों का वर्णन फ्रॉइड से प्रभावित है। फ्रॉइड के प्रभाव ने राजनीति शास्त्र को मनोविज्ञान से के निकट लाया। तो कहा जाता है कि फ्रॉइड हमारे बहुत ही बड़े ये वैज्ञानिक थे राजनीति विज्ञान के, जिन्होंने राजनीति शास्त्र को मनोविज्ञान के निकट लाए, वो साइकोलॉजी जो है उसके नज़दीक लाए। फ्रॉइड ने ही मनोविज्ञान का विस्तृत परिभाषा दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि फ्रॉइड की मनोविज्ञान क्या है, और हमारे बारे में जो मनोवैज्ञानिक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने बताया था कि मनुष्य के जो शरीर होता है, जो मस्तिष्क है, वो उसका 3 पार्ट होता है। पहला बताया था कि चेतन होता है, दूसरा अचेतन और तीसरा अवचेतन। यानी उसको इस तरह से हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो फ्रॉइड का ही ये कथन था दोस्तों। तो इस बात को हम लोग अब सीख लिए। अब आगे चलते हैं। 1908 में रचित ग्राहम बेल की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ने इस धारणा को गलत बताया कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार बौद्धिकता से प्रेरित है। उन्हीं के शब्दों में राजनीति बहुत कम मात्रा में सचेत तर्क की उत्पत्ति है। मुख्यतः यह स्वभाव, आवृत्ति, सुझाव व अनुकरण की अवचेतन प्रक्रियाओं का विषय है। ग्राहम बेल की रचना ने 1920 के दशक में प्रारंभ होने वाले व्यवहारवाद को प्रभावित किया। तो ग्राहम बेल की रचना जो 1920 के दशक में हुआ था, उन्होंने सबसे पहले व्यवहारवाद को प्रभावित किया था। 1920 के दशक का व्यवहारवाद पूर्णतः राजनीतिक मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक राजनीति था। तो 1920 के दशक में व्यवहारवाद पूर्णतः क्या था? राजनीतिक मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक राजनीति था। इसको हम राजनीतिक मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक राजनीति दोनों एक ही वर्ड है, दोनों बोला जा सकता है, दोनों बोल सकते हैं। और राजनीतिक विज्ञान के शोध जो है मनोवैज्ञानिक से प्रभावित होकर किए जाने लगे। क्या हुआ? राजनीतिक विज्ञान का पैटर्न अब चेंज हो गया, और उसमें क्या जुड़ गया? साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक विज्ञान दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गया और एक दूसरे से प्रभावित होने लगा। 1923, 1924, 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति के विज्ञान पर सम्मेलन हुए। तो शिकागो में क्या हुआ? 1923, 24, 25 में राजनीतिक विज्ञान पर सम्मेलन होने लगा। अब तो शिकागो विश्वविद्यालय जो है, जहाँ क्या हुए थे, महात्मा हमारे भारत के डॉक्टर विवेकानंद जी थे, उन्होंने ही शिकागो के सम्मेलन में ही 0 पर भाषण दिए थे, 0 पर बोले थे, जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, विख्यात है। और स्वामी विवेकानंद का जितने भी वो हम लोग के आदर्श आज भी रहे हैं और रहेंगे।
उन्होंने शिकागो में ही विश्व सम्मेलन में ही यही सम्मेलन में ही जो हुआ था उसी में अपना भाषण दिए थे, अपनी बातों को रखे थे। उन सम्मेलनों में मरियम के निमंत्रण पर थर्स्टन और एयरपोर्ट जैसे मनोवैज्ञानिकों की सक्रिय सहभागिता थी। थर्स्टन का ही सुझाव था कि राजनीति शास्त्र को मूलतः मनोवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि राजनीति विज्ञान को क्या करना चाहिए, मनोवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। राजनीति शास्त्र को क्या करना चाहिए, मनोवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड का अध्ययन करना चाहिए। थर्स्टन ने पहले ही मनोवृत्ति मापन का स्केल प्रस्तुत कर दिया था। अतः 1920 के दशक में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से राजनीति का अध्ययन होने लगा। मनोवृत्तियों के अतिरिक्त मानवीय आदतों, अभिवृत्तियों, भावावेशों और लगावों आदि की भूमिका का भी अध्ययन होने लगा, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवहार के मुख्य प्रभावी कारक माने जाने लगे। मतदान व्यवहार के जो अध्ययन वैज्ञानिक सर्वे पद्धति से किए जाने लगे वे भी तथ्य की पुष्टि करते थे। ब्राइस ने भी राजनीति की जड़ें मानव जाति की मानसिक आदतों तथा इच्छा शक्ति की आंतरिक वृत्तियों में पाई। अब आगे 1930 में रचित लॉसबेल की पुस्तक मनोविकृति और राजनीति ने नेताओं का अध्ययन किया, जिसमें पाया कि मूलतः बदला लेने एवं प्रभावित करने आदि व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित होकर राजनीति में आते हैं, पर उनमें इस बात की अद्भुत क्षमता होती है कि इन कारकों को छिपाएं और राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक समस्या निवारण आदि से अपने को जोड़कर अपनी छवि प्रस्तुत करें। लुसियन पाई ने 1960 के दशक में नागरिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृतियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो मनोवैज्ञानिक तत्वों से निर्मित होते हैं। व्यवहारवाद के प्रभाव से राजनीतिक मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक राजनीति की नई शाखा का जन्म हुआ। बार्कर ने ठीक ही टिप्पणी की है कि अब राजनीतिक विज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोच रहा है। लिपमैन ने भी कहा है कि मानवों का उल्लेख किए बिना राजनीति की बात करना गंभीरतम त्रुटि होगा। यानी कि राजनीतिक विज्ञान क्या चीज़ से संबंधित हुआ, मानव से और राज्य से और मानव से। अतः हम देखते हैं कि राजनीति और मनोवैज्ञानिक के बीच अंतर विषयी संबंध है। मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति के शास्त्र के अन्वेषकों ने जनमत व निर्वाचन व्यवहार के कई महत्वपूर्ण शोध प्रबंध प्रस्तुत किए हैं। सरकार के उत्थान और पतन, हिंसा और क्रांतियों के अध्ययन में भी मानवीय मनोवृत्ति एवं स्वभाव मान्य कारक हैं। राष्ट्र राज्य निर्माण में भी आत्मपरक कारकों का बहुत महत्व है। फिर भी कुछ विचारक मानव के मनोबल के साथ उसकी तर्कशीलता या वस्तुनिष्ठता को भी मानवीय व्यवहार का आधार मानते हैं। सरकारों का स्थायित्व एवं उनकी लोकप्रियता अधिकाराधीन लोगों के मानसिक विचारों व नैतिक भावनाओं को प्रतिबिंबित एवं अभिव्यक्त करने पर निर्भर है। आधुनिक प्रचार साधनों ने इस तथ्य को और अधिक उजागर किया है। राज्य एवं जनता के मानसिक निर्माण की समरसता और चरित्र के अनुरूप सरकारों के विशिष्ट रूपों और कानूनों को बनाने की आवश्यकता को भी चिन्हित किया गया है। आधुनिक राजनीति को जब शक्ति, प्रभाव, वार्ता, समायोजन और सौदाकारी के द्वारा संघर्ष समाधान की प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा, तो राजनीति विज्ञान ने पाया कि बाह्य वातावरण जनित परिस्थिति से ज़्यादा व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं या भावनाओं का महत्व है। भारतीय प्रधानमंत्री के क्रियाकलाप और नीतियों की व्याख्या हेनरी हार्ट और एल.एन. शर्मा ने उनके माता पिता संबंध जनित सुरक्षा, अविश्वास और प्रतिद्वंदियों पर पहले ही आक्रमण करने की भावनाओं से किया है। सत्तावादी और जनतंत्रात्मक नेताओं के व्यक्तित्व के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र या संस्कृति की विशेषताओं के भी उत्कृष्ट अध्ययन हुए हैं। यह विवादग्रस्त मुद्दा है कि व्यक्तित्व और बाह्य विशेषताओं में से कौन राजनीति को अधिक प्रभावित करता है, पर यह सर्वमान्य है कि व्यक्तित्व और बाह्य वातावरण की अंतःक्रिया राजनीति के मुख्य कारण है।
राइजमैन और ग्लेजर ने कहा कि राजनीति में संस्कृति या व्यक्तित्व शोध के अन्वेषकों से ज़्यादा आलोचक हैं। वस्तुतः व्यक्तित्व राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या के लिए जादू की छड़ी नहीं है, किंतु ग्रीनस्टेन ने ठीक कहा है कि राजनैतिक निर्णयों और परिणामों की व्याख्या में मानवीय ताकतों और कमजोरियों के योगदान के विषय में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। व्यक्तित्व विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण, मनोवृत्ति विश्लेषण आदि के क्षेत्रों के लिए राजनीतिक आत्मकथाएं, घटनाएं और अंतर्वीक्षा विधि आदि के प्रयोग में राजनैतिक व्यक्तित्व महत्वपूर्ण और विश्वसनीय तथ्य प्रदान करते हैं, जिनसे मनोविज्ञान का क्षेत्र भी राजनीतिक विज्ञान की सहायता से समृद्ध होता है। अब है आगे 1.4.3 राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच अब है संबंध। मनोविज्ञान की तुलना में राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र से ज़्यादा संबंधित है। तो मनोविज्ञान की तुलना में क्या है, राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र से ज़्यादा संबंधित है और दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा उपयोगी और सहयोगी भी है। 1840 से पहले राज्य और समाज की अंतःक्रिया का विश्लेषण शास्त्रीय ढंग से नहीं किया गया था। 1840 से पहले क्या हुआ था, राज्य और समाज की अंतःक्रिया का विश्लेषण शास्त्रीय ढंग से नहीं किया गया था। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में बेंथम, एडम स्मिथ, स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादी राज्य के कार्य क्षेत्र को आर्थिक पहलू में हस्तक्षेप से अलग कर देखते हैं। दूसरी ओर वेन एवं फोरियर जैसे समाजवादी राज्य का समाज के संपत्ति पर नियंत्रण की मांग करते हैं। तीसरा मत स्पष्टवादियों का है, जो राज्य को असमानता और शोषण के अंत के लिए आवश्यक और विभिन्न सामाजिक हितों के संघर्ष में निरपेक्ष और तटस्थ मानते हैं। मार्क्सवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं, तो उदारवादी से कल्याणकारी और न्यायवादी मानते हैं। ये प्रश्न अब तीसरे विश्व के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं, जहाँ का समाज बड़ा पुराना है और उपनिवेशवाद से मुक्त होकर जहाँ राष्ट्र राज्य बनने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ राजनीतिक संस्थाएं संरचनात्मक रूप में यूरोप के अनुरूप भले ही हों, पर वे अपनी पुरानी सामाजिक परंपराओं, संरचनाओं और रीतियों से प्रभावित होकर काम कर रही हैं। कहना कठिन है राज्य और समाज में कौन एक दूसरे से ज़्यादा प्रभावित हैं या नियंत्रित करते हैं। दोनों की अंतःक्रियाओं के महत्वपूर्ण विवेचन से राजनैतिक समाजशास्त्र का उदय हुआ। 1930 के दशक में अमेरिका में व्यवहारवादी आंदोलन की द्वितीय अवस्था का प्रारंभ हुआ। 1936 में लॉसवेल ने राजनीति की नई व्याख्या प्रस्तुत की, जिसका प्रतिपाद्य विषय है कि कौन क्या कब और कैसे पाता है। जहाँ पहली अवस्था अर्थात 1920 से 1930 में राजनीति मनोवैज्ञानिक था, दूसरी अवस्था अर्थात 1930 से समाज शास्त्रीय बेंटले ने समूहों के अध्ययन पर 1908 में ही बल डाला था। ट्रूमैन ने उसी बात को 1953 में लिखी पुस्तक का मुख्य विषय बनाया। ट्रूमैन की तरह दूसरे अमेरिकी विद्वान वेबर, डुरखाइम एवं परेटो आदि की रचनाओं के प्रभाव में काम कर रहे थे। लिपसेट और लॉसवेल ने इस काल में महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की। इस समय राजनीतिक विज्ञान को शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव के अध्ययन के रूप में देखने की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। हस्टन, आमंड, एंटर आदि राजनीति वैज्ञानिक पार्सन्स, मर्टन, लेवी जैसे सामाजिक वैज्ञानिकों से अत्यधिक प्रभावित रहे। व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की अंतःविषयी उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप अब हम इस ज़्यादा समझने लगे हैं कि मानव सामाजिक प्राणी और राजनीतिक प्राणी के रूप में किस तरह जाता और काम करता है। राजनीतिक विज्ञान में समाज विज्ञान के बीच एक सीमा रेखा है। सारतोरी ने ठीक कहा है कि सामाजिक व्यवस्था का औपचारिक सिद्धांत जहाँ समाप्त होता है, वहाँ से राजनीतिक व्यवस्था का प्रारंभ होता है। राजनीतिक विज्ञान का संबंध भाव साहचर्य के केवल एक रूप राज्यों से है, जबकि समाज विज्ञान का सभी रूपों से। समाज विज्ञान में परीक्षण की इकाई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि एक पड़ोसी, नागरिक एवं सहकर्मी आदि की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन की इकाई राज्य है। समाज विज्ञान राष्ट्र, कबीले एवं जाति आदि की समीक्षा करता है। एक शब्द में समाज विज्ञान जहाँ संविधान से स्वीकृत सभी मानवीय संघों एवं संस्थाओं से संबंधित है, वहीं राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः मानव के राजनीतिक जीवन से संबंधित है। इन विभिन्नताओं के बावजूद राजनीतिक विज्ञान तथा समाज विज्ञान के संबंध निकट के हैं। उनके क्षेत्र एक दूसरे के लिए पूरक हैं। समाज विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से राज्य के गठन एवं गतिविधियों से संबंधित तथा ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि राजनीति
विज्ञान समाज विज्ञान से राजनीतिक सत्ता की उत्पत्ति तथा सामाजिक नियंत्रण के नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है। अतः गार्नर ने ठीक ही कहा है कि राजनीति वैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक और राजनीति वैज्ञानिक होना चाहिए। यहाँ एक बात निकल के आ रहा है मित्रों कि राजनीतिक जो भी है वैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक और राजनीतिक विज्ञान होना चाहिए। राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में समाज विज्ञान अत्यंत उपयोगी प्रमाणित हो रहा है। वार्निस कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक विकास समाज शास्त्रीय अध्ययन द्वारा इंगित रेखाओं पर हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अब अगली बार मिलते हैं अगले पीरियड में।